हेलो दोस्तों, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की यूनिट 2 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पूछा है सेमेंटिक एंड सेमेंटिक एनालिसिस, ये क्या होता है। तो देखिए, सेमेंटिक की अगर बात करें तो सेमेंटिक होती है स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, यानी कि वर्ड या सेंटेंस की मीनिंग की स्टडी जो होती है उसे हम सेमेंटिक बोलते हैं। ठीक है, उसे सेमेंटिक बोलते हैं। अगर सेमेंटिक एनालिसिस की बात करें तो जो सेमेंटिक एनालिसिस होती है ये सब पार्ट ऑफ एनएलपी है। किसका? एनएलपी का एक सब पार्ट है। इट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है उसको उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सेमेंटिक एनालिसिस का यूज किया जाता है। देखिए, सेमेंटिक एनालिसिस हो गई इसका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सब पार्ट, और सेमेंटिक हो गया इसके अंदर का पार्ट। समझ में आया? इसके अंदर का पार्ट ये हो गया, यानी कि इसके ये जो हम यहाँ पे वर्क करते हैं उसको हम सेमेंटिक बोलते हैं, और जहाँ पे ये वर्क किया जाता है उसको हम सेमेंटिक एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस है दोनों में। ये क्या है, ये पूरी नेचुरल लैंग्वेज को जो अंडरस्टैंड किया जाता है उसे हम बोलते हैं सेमेंटिक एनालिसिस, और अगर छोटे छोटे मीनिंग वर्ड्स को हम स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं सेमेंटिक। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो ये पूछ रहा है एलिमेंट ऑफ सेमेंटिक एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एलिमेंट ऑफ सेमेंटिक एनालिसिस, तो इसमें अगर पहले एलिमेंट की बात करें तो ये आपका आता है हाइपोनॉमी। इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड टेकिंग क्लास ऑब्जेक्ट एंड एनालॉजी। ठीक है, इसमें एक क्लास ऑब्जेक्ट को एनालॉजी के रूप में लेकर के स्टडी किया जाता है। इसमें दूसरा है होमोनॉमी। ठीक है, होमोनॉमी इसमें क्या है, मोर लेक्सिकल टर्म विद द सेम स्पेसिफिक बट द डिस्टिंक्ट मीनिंग। इनमें देखिए इनकी क्या होती है, होमोनॉमी में क्या होता है कि वर्ड की सेम स्पेलिंग तो होती है लेकिन उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग होती है, मतलब उनकी जो मीनिंग अलग अलग होती है। स्पेलिंग सेम होगी लेकिन उनकी मीनिंग अलग होगी। समझ में आया? अगला है जैसे सिनोनिमी, इस तरह पढ़ लीजिएगा। अगला है एंटोनॉमी, और इसमें पोलोनॉमी एंड हेमोनॉमी। ठीक है, ये हो गए एलिमेंट ऑफ एनालिसिस, एलिमेंट ऑफ सेमेंटिक एनालिसिस। अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो आप किस तरह से इसको याद रख सकते हैं, तो इसमें कर सकते हैं हाई मोसासाई एनी प्रॉब्लम, हाई होमासाई एनी प्रॉब्लम, हाई होमासाई एनी प्रॉब्लम। हाई से हो गया आपका हाइपोनॉमी, होमो से हो गया होमोनॉमी, और साई से हो गया साइनोमी, और एनी से हो गया एंटोनॉमी, और पोली से हो गया पोलिसेमी, और इसमें एम यहाँ पर यह होता है मेमोनॉमी। ठीक है, ये चीज़ आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। ये एलिमेंट ऑफ एनालिसिस हो गए, यानी कि सेमेंटिक एनालिसिस के एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट में बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है मीनिंग ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। मीनिंग ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, यानी नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है उस चीज़ के बारे में देखते हैं। अब ठीक है, मीनिंग ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसमें बात करें तो ये क्या होते हैं, नॉलेज क्या होती है, स्टडी ऑफ वेज, यानी स्टडी ऑफ वेज ऑफ पिक्चराइजेशन ऑफ नॉलेज एंड हाउ इफेक्टिवली इट रिजेंबल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, मतलब ह्यूमन ब्रेन में किस तरह से हम अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। समझ में? इसमें जैसे अगर इसके कुछ जो पार्ट होते हैं जैसे फैक्ट हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये इसके सब पार्ट होते हैं। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। मीनिंग ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है टेक्निक ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। टेक्निक ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, तो इसकी 4 तरह की टेक्निक होती हैं। जैसे कोई लॉजिकल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा होता है सेमेंटिक नेटवर्क, अगला है फ्रेम रिप्रेजेंटेशन, चौथा है प्रोडक्शन रूल। ये हो गए आपके इनके टेक्निक्स, लॉजिक, सेमेंटिक, नेटवर्क और फ्रेम, प्रोडक्शन। ये हो जाती हैं इसकी टेक्निक ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सेमेंटिक। ठीक है, हाउ नॉलेज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सेमेंटिक, यानी कि नॉलेज को किस तरह सेमेंटिक नेटवर्क का यूज करके हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अच्छा सा एक फिगर है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे उस तरह का एक आप समझ लीजिएगा।
और इसके बाद आप अपने एग्ज़ाम में उसी तरह का कुछ बना के आइएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे आंसर में अगर हम बात करें तो क्या है, सिमेंटिक नेटवर्क आर द टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कॉर्पोरेटली लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट एंड दे द रिलेशन बिटवीन देम। मतलब कि इसमें क्या होता है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन दिखाया जाता है कि वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, किस तरह से एक दूसरे से रिलेशन रख रही हैं। इस तरह इससे हम सिमेंटिक नेटवर्क में उनका रिलेशन दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो अगला है मशीन ट्रांसलेशन। क्या है, मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मशीन का मतलब ही है कि ऑटोमेटिक। क्या है, मशीन का मतलब ही है ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिक वर्क करना ही मशीन का काम है। तो क्या है मशीन ट्रांसलेशन की बात करें तो ये है ऑटोमेटिक कन्वर्टिंग सोर्स टेक्स्ट इन वन लैंग्वेज टू टेक्स्ट अनदर लैंग्वेज। माने यानी कि एक टेक्स्ट लैंग्वेज को अनदर टेक्स्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेशन का वर्क होता है। ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द सोर्स टेक्स्ट इनटू वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। ओके, अगर इसके अप्रोचेज की बात करें तो इसमें आती है लगभग 3 तरह के अप्रोच होते हैं, जैसे कि हो गया डायरेक्ट मशीन ट्रांसलेशन, अगला हो गया इंटरलैंग्वा ट्रांसलेशन, इसके बाद ट्रांसफ़र अप्रोच, ठीक है। डायरेक्ट, इंटरलैंग्वा और ट्रांसफ़र। देखिए डायरेक्ट में क्या होता है, ये डायरेक्टली सोर्स लैंग्वेज को ट्रांसफ़र लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज, किसमें इस टीएल को हम बोल सकते हैं टारगेट लैंग्वेज। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये डायरेक्टली सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और इंटरलैंग्वेज में क्या होता है, इंटरलैंग्वेज में ये होता है कि इंटरलैंग्वेज क्या करता है कि जो सोर्स लैंग्वेज आपकी होती है इसको पहले एक इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, किसमें, एक इंटरमीडिएटरी यानी कि इंटरलैंग्वा, उसको हम बोलते हैं इंटरलैंग्वा लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, इंटरलैंग्वा। जैसे समझ में आ रहा है इंटरलैंग्वेज का मतलब क्या है, जो इंटरमीडिएटरी लैंग्वेज हो उसको उसमें ये इंटरलैंग्वेज कन्वर्ट करता है, इसके बाद टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफर लैंग्वेज में क्या होती है, ये जो सोर्स लैंग्वेज का ओरिएंटेशन होता है, सोर्स लैंग्वेज का ओरिएंटेशन या रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको डायरेक्टली वो ट्रांसफर टारगेट लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है। ये होता है ट्रांसफर लैंग्वेज अप्रोच, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, यही थे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2। नेक्स्ट में यूनिट 3 के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय बाय।